हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए, यानी कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए आज का जो सेशन है बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम, आपको पता है कि फर्स्ट इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था कई चरण में हुआ था। कारण क्या था कि पेपर कैंसिल हुआ था। 2017 में 2 पाली में पेपर लिया गया, पेपर कैंसिल हो गया। फिर 2018 में 4 से 5 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम फाइनली करवाया गया और 2020 में इसका मेंस एग्ज़ाम लिया गया था। तो जितने भी प्रश्न जो है हिस्ट्री के पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को पीटी और मेंस दोनों मिला करके जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है, सेशन को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। लगातार जो है बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। चलिए सेशन अब स्टार्ट करते हैं। सभी लोग फटाफट जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग आज बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का एग्ज़ाम जो है कई चरण में हुआ था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा पीटी और मेंस दोनों में जो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आपको आज कवर करवाऊँगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा 29/1/2017 प्रथम चरण और द्वितीय चरण, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया 2017 वाला। फिर पेपर हुआ 2018 में, ठीक है ना। यहाँ पर आप 2018 में भी देख सकते हैं पेपर हुआ, कैंसिल हुआ और फाइनली यहाँ पर देखिए 2018 में इसका पीटी संपन्न हुआ था और फिर इसका मेंस लिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25/12/2020 को। तो देखिए कितना पेपर है इसमें। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद देखिए 7, ये हिंदी वाला हो गया 8। तो 8 पेपर हुआ था और जितने भी इसमें हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आपको आज कवर करवाऊंगा। इस सेशन को बनाने में 4 से 5 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है। फ्रेंड्स, प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर किया करें, आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल पीटी 29/1/2017 को यह प्रश्न पूछा गया है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। सभी लोग आंसर कमेंट करके बताते चलिएगा, ठीक है ना। लाइव चैट में कमेंट करिएगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1917 में महात्मा गांधी जी ने इसे शुरू किया था। यह महात्मा गांधी जी का पहला भारत में सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करने वाले किसानों के हित में आंदोलन आरंभ किया था। तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20, ये भी प्रश्न बनता है, 3/20 भाग पर जमींदार के लिए नील की खेती करनी पड़ती थी। और चंपारण आने का निमंत्रण गांधी जी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। वहीं पर गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई थी, राजकुमार शुक्ल जी की, और उन्होंने चंपारण के जो नील किसान थे उनकी दुर्दशा के तरफ महात्मा गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया, इनके बारे में बताया और उनको चंपारण आने का न्योता दिया था। तो 1917 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल से आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था, यानी कि अंतिम से एक पहले। तो देखिए यहाँ पर वायसराय पूछा गया है। आपको पता है कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था और आखिरी अंतिम गवर्नर जनरल था भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त, ठीक है। तो पहला ये वायसराय मैंने आपको बता दिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। और यहाँ से आखिरी से एक पूर्व पूछा गया, तो आखिरी वायसराय कौन था? आखिरी वायसराय कौन था? तो माउंट बेटन था। माउंट बेटन था आखिरी वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंट बेटन। और उससे एक पहले जो था ये लॉर्ड बेबल था। क्लियर है ना, कौन था? लॉर्ड बेबल था, ध्यान रखिएगा। चलिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये प्रश्न बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल पीटी एग्जाम 29/1/2017 को पूछा गया है। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिए। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास जी की रचना है और इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है ये किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन में नाम नहीं दिया गया है। इसका अनुवाद जो है किसने किया था, तो इसका अनुवाद ध्यान रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम 1789 में विलियम जोन्स के द्वारा इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। विलियम जोन्स के द्वारा, यहाँ मैं लिख देता हूँ विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है ना। और विलियम जोन्स ने ही मनुस्मृति का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये भी ध्यान रखेंगे, दरअसल वारेन हेस्टिंग के समय में ये कार्य हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विलियम जोन्स, क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह दूती यानी कि बहादुर शाह जफर की बात हो रही है, उनको देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया था। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें विद्रोहियों के साथ देने के कारण अंग्रेजों के द्वारा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर इनको दफना दिया गया था रंगून में, यानी कि मकबरा उनका वहीं पर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर रंगून राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, पहले गुरु हैं, ठीक है, उनका जन्म पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था। तो सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए गुरु नानक जी जो थे ये मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था ये 1469 में, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1469 में इनका जन्म हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी में। कहाँ पर, तलवंडी में, जो कि कहाँ है तलवंडी, तो तलवंडी जो आता है वो वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान पंजाब प्रांत में पाकिस्तान का आता है, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम सुलखनी देवी था, ठीक है ना, सुलखनी देवी इनकी पत्नी का नाम था। ये भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। और 1539 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी, 1539 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, तलवंडी में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। गोवा से पहले, गोवा से पहले बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा, अगर हम बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, पुर्तगाली एक यात्री था, ठीक है ना। और फिर 1505 वाला भी ध्यान रखिएगा, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत आया था। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया था। तो गोवा से पहले कोचीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, यानी कि अकबर के जो 9 रत्न थे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अकबर के दरबार में सबसे पहले काउंट करिएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, काउंट करिए। उनका नाम अबुल फजल फैजी, ये फैजी जो थे ना, ये अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे, ठीक है। तो अबुल फजल फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल जो कि राजस्व मंत्री थे, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ठीक है ना, ये नाम याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो फ्रेंड्स किसने किया था, दाऊद को पटना से और हाजीपुर से खदेड़ करके बाहर किया था अकबर ने। किसने किया था, अकबर ने किया था, ध्यान रखिएगा। अकबर ने 1574 में इसको बिहार से बाहर खदेड़ दिया था। तो यहाँ पर अकबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 2017 वाला ही 29/1 का पेपर चल रहा है फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है ना। सभी शिफ्ट वाइज में सभी हिस्ट्री के प्रश्न आपको करवाऊंगा, इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को मैं कवर करवा दूंगा। एडिटोरिया का नया प्रैक्टिस बुक जो आया हुआ है बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के लिए, अगर आपने उनको नहीं लगाया है तो लगाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए गुप्त वंश के अगर हम बारे में बात करते हैं तो गुप्त वंश की स्थापना जो है ये श्रीगुप्त ने किया था।
किसने किया था? श्रीगुप्त ने। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, श्रीगुप्त ने किया था, ठीक है ना। और देखिए अंतिम शासक पूछा गया है, तो गुप्त वंश के अगर हम अंतिम शासक की बात करें तो विष्णुगुप्त को सामान्यतः गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है, विष्णुगुप्त को, ठीक है। यहाँ पर आपको कुमारगुप्त प्रथम याद होगा, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। और स्कंदगुप्त को बारे में भी जान लीजिए, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखते चलिएगा। चलिए, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? अच्छा, स्तूप किसका प्रतीक है? बहुत सारे प्रतीक है, जैसे कि इनका जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल और सांड है। जन्म का प्रतीक जो है, जन्म का यहाँ मैं लिख देता हूँ, जन्म के सामने कमल और सांड जो है ये जन्म का प्रतीक है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक जो है ये पीपल है, यानी कि बोधि वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है, पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक जो है यह स्तूप है, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध को आपको पता है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है। ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी स्थापना जो है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की 1938 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, जो बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था मेगास्थनीज। कौन था ये? तो ये आपको पता होगा, मेगास्थनीज जो था ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर का राजदूत था, किसका? सेलुकस निकेटर का। और मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? तो इंडिका इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है ना। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखा था। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 में हुआ था। कहाँ पर? पटना में, बिहार में हुआ था। सिखों के ये आखिरी और 10वें गुरु थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक महान योद्धा थे, कवि थे और एक आध्यात्मिक नेता भी थे। 1699 में इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना किया था, ठीक है। और इन्होंने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था, इन्होंने ही पाहुल प्रणाली का शुरुआत भी किया था, ठीक है ना। और प्रश्न में पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखा था? तो इन्होंने पर्शियन सीखा था अम्बाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबाकस की खोज इस दौरान हुई थी। एबाकस के बारे में आपको पता होगा। एबाकस की अगर हम बात करते हैं तो ये चीन के लोगों ने सांग वंश में कैलकुलेटर यानी कि प्लेस वैल्यू पर आधारित कैलकुलेटर का प्रयोग किया था। और यह रॉड और स्लाइडिंग बीड्स के बने गणना करने वाले उपकरण अबाकस का एक अग्रदूत था। और अबाकस ने चीन वासियों को स्थानीय मान का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया, जो गणितीय अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक है। अबाकस को हेन वंश के दौरान पूर्ण विकसित किया गया था, पूर्ण विकसित किया गया था इसको हेन वंश के दौरान। और इसकी शुरुआत हो गई थी सांग वंश के दौरान। तो यहाँ पर सांग राइट आंसर हो जाएगा, सांग सभ्यता काल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो फ्रेंड्स ये फ्रांस ने किया था। किसने किया था? फ्रांस ने किया था। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। चलिए जालियांवाला बाग कहाँ पर है? अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? ये आगे भी प्रश्न आपको मिल जाएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। जरा आप कमेंट करके बताइए तो कि जालियांवाला बाग नरसंहार ये जो हत्याकांड है ये हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और जालियांवाला कहाँ पर है बाग? तो ये अमृतसर में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर 29/1/2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हुआ था, मैंने यहाँ शिफ्ट नहीं लिखा है, ऐसे ही मैंने 29/1/2017 लिख दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट करके मैंने इस तरह से नहीं यहाँ पर नोट किया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझिए कि एक ही शिफ्ट में हिस्ट्री के इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों शिफ्ट मिला करके 2017 आएगा तो 2 शिफ्ट, और 2018 में चूँकि कई बार एग्जाम हुआ है, यहाँ पर आप डेट 2018 आएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना।
देखिए पौनार आश्रम आपको याद होगा, पौनार आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। और इसी पौनार से, जो पौनार आश्रम था, पौनार से ही 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। और इसके प्रथम सत्याग्रही स्वयं विनोबा भावे जी थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। आजकल बिहार में तीसरा सत्याग्रही का नाम पूछा जा रहा है, तो ब्रह्मदत्त याद रखिएगा। देखिए वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम अगर हम बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था, ठीक है ना। और वंदे मातरम को अरविंद घोष के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था, अरविंद घोष के द्वारा। तो अरविंदो घोष यहाँ पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आनंद मठ के लेखक कौन थे। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये भी भाई सभी को पता भी होगा। चलिए पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र लिखा है किसने? विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा है पंचतंत्र को? तो पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने। अच्छा, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? बताइएगा कौन थे? तो फ्रेंड्स इसमें से अगर हम प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य की बात करें तो ये धन्वंतरी थे, धन्वंतरी थे। और एक चरक भी आपको याद होगा, चरक भी आयुर्वेदाचार्य थे। चरक जो थे ये कनिष्क के समकालीन थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। और धन्वंतरी जो थे, धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? चलिए बताइएगा भाई, ये आसान प्रश्न है, इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सर्वोदय योजना को 1950 में जो है सरकार को किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जयप्रकाश नारायण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहीं भी आपको डाउट है, प्रश्न संख्या लिख करके आप कमेंट करिएगा। चलिए यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी। यानी कि नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कौन सी गायन शैली की शुरू हुआ था? तो आपको पता है नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। और 1856 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1856 में इस पर जो है डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ये चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और यह गायन शैली जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी, यह गायन शैली ठुमरी थी। ठुमरी शास्त्रीय गायन शैली का विकास हुआ था। ठुमरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये भी महत्वपूर्ण है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, ठीक है, देश बंधु के नाम से ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो स्वराज पार्टी थी इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और सचिव मोतीलाल नेहरू जी बनाए गए थे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा मोतीलाल नेहरू दिया गया है। देखिए पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत अखरावट, दोनों याद रखिएगा, पद्मावत और अखरावट, इसके लेखक कौन है? पद्मावत और अखरावट के तो मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया भी गया है। चलिए इनको महामना कहा जाता है। महामना किसको कहा जाता है? महामना किसको कहा जाता है? तो महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? अच्छा, पाइका आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, पाइका आंदोलन, तो आपको कुछ याद आ रहा है कि पाइका आंदोलन हुआ था कहाँ? बताएंगे पाइका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो पाइका आंदोलन जो हुआ था फ्रेंड्स, ये उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाइका आंदोलन उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। किसके नेतृत्व में? ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बक्सी जगबंधु, यहाँ बक्सी बना लीजिएगा, ठीक है ना, बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था पाइका, ठीक है ना, याद रखिएगा पाइका आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर लेंगे अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी? जैक्सन की हत्या जो है कब किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अनंत कन्हारे ने गोली मार करके हत्या किया था, ठीक है ना। किसने किया था? अनंत कन्हारे ने किया था। आप सभी को याद भी होगा कब किया था, तो ये बताइएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो देखिए जैक्सन की हत्या जो है ये किया था किसने, ये नासिक का मजिस्ट्रेट था और अनंत कन्हारे ने 21 दिसंबर 1909 को गोली मार करके हत्या कर दिया था। और अनंत कन्हारे जो थे ये अभिनव भारत सोसाइटी के भी सदस्य थे। अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। यह भी आपको अच्छे तरीके से याद होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चले बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद को बनाया गया था और अब्दुल बारी इसके सचिव बनाए गए थे। नारायण प्रसाद हो जाएगा और अब्दुल बारी जो थे, अब्दुल बारी इनको सचिव बनाया गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था। बृहदेश्वर मंदिर आपको अच्छे तरीके से याद भी होगा। इसको राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको राज राजेश्वरम मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। इसको पेरिया कोविल मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। पेरिया कोविल मंदिर के नाम से, कोविल, ठीक है ना, कोविल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तमिलनाडु के तंजौर में है। और देखिए इसका निर्माण जो है राज चोल ने करवाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपका राज दिया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने किया है। नेचुरल हिस्ट्री की रचना जो है यह किसने किया है, तो यह रचना प्लिनी की है। किसकी रचना है, नेचुरल हिस्ट्री जो है यह रचना किसकी है, यह रचना प्लिनी की है। अच्छा, हेरोडोटस की रचना याद रखिएगा, हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका हेरोडोटस की रचना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, इन्होंने बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था, यह आपसे पूछा जा रहा है। इनका संबंध जो था बिहार के किस स्थान से था। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनका जो जगदीशपुर से था, आप सभी को पता है जगदीशपुर के राजा थे। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्राचीन भारत में जारवे, ये जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया, जोरवे संस्कृति। ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। जोरवे संस्कृति जो थी एक ताम्र प्रस्तर युगीन पुरातात्विक संस्कृति थी, जिसका अवशेष अब पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र राज्य के बड़े क्षेत्रों में मौजूद है और इसके प्रमाण उत्तर में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र तक भी विस्तृत है और इसका नाम जोरवे स्थल के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे। माइक्रोलिथ पत्थर का एक सूक्ष्म हथियार या उपकरण होता था जो आमतौर पर चकमक पत्थर या चर्ट से बना होता था। ठीक है ना। मध्य पाषाण युग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था। यहाँ पर सभी ऑप्शन देख लीजिएगा, नारी शक्ति, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा पर रोक और छुआछूत। ठीक है ना, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा और 1856 में आपको याद भी है लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लागू किया गया था, इन्हीं के सहयोग से। चलिए, उसके बाद देखिए ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक आजकल बड़ा बिहार के एग्जाम में पूछा जा रहा है, इनका नाम ध्यान रखिएगा पुस्तक का, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस। ठीक है ना, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। चलिए, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में होम रूल लीग का गठन हुआ था और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया भी गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स है, इस तरह से ड्रीम्स है तो उसको इस तरह से ड्रीम्स लिख दिया गया है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक जो है यह लिखा किसने है, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने, महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है यह।
चलिए उसके बाद देखिए पुस्तक आईने सिकंदरी के लेखक कौन है। आईने सिकंदरी के लेखक कौन है बताइएगा। आईने सिकंदरी के लेखक कौन है? तो आईने सिकंदरी को लिखा है अमीर खुसरो ने। किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में सितार और तबला का इनको जनक कहा जाता है। तोतिए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? अच्छा, कुतुब मीनार की जो नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, आपको याद है। और इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। देखिए लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लाल किला का निर्माण जो है यह किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, लाल किला का निर्माण। चलिए किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया था? हड़प की नीति, व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का विस्तार करना था और डलहौजी ने इसको लागू किया था। ठीक है ना। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था इसके तहत सर्वप्रथम सतारा को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल भी ये बीपीएससी में लगातार पूछा जा रहा है। तो इनका नाम क्या है? तो देखिए इनका नाम है आशा सहाय। कौन है? आशा सहाय। आनंद मोहन सहाय जो कि भागलपुर के निवासी थे तथा नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके साथ आज़ाद हिंद फौज के उच्च अधिकारी भी थे आनंद मोहन सहाय। उन्हीं की पुत्री थी आशा सहाय। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में झांसी की रानी जो रेजिमेंट था उसमें आशा सहाय लेफ्टिनेंट कर्नल थी। ठीक है ना, भागलपुर ध्यान रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछा जा रहा है कि कब हुई थी। चलिए बताइएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो आपको याद है ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में। मराठों की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ठीक है ना। और इसमें मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहा था। और उस समय पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव थे। 1761 राइट आंसर हो जाएगा। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो 1828 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का, भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी? तो भाई चंपारण में 1917 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है पूरी डिटेल में इसके बारे में। चलिए बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में। इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा 1922 में हुआ था गया में और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग जो है यहाँ पर आंसर बता देंगे BD सावरकर को। जी नहीं, गलत आंसर होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। इसको अगर हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे ना तो ये पुस्तक का नाम है अंग्रेजी में क्या? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859। एक बार और रिपीट करता हूँ, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859। और BD सावरकर ने जो लिखा है उस बुक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस BD सावरकर की है। और द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1959 यह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल की रचना है। यह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अबुल कलाम आज़ाद की भी एक पुस्तक है, अबुल कलाम आज़ाद। इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है ना। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल। ठीक है ना। और लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। ठीक है ना। तो सब ध्यान रखिएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। यानी कि यहाँ पर देखिए MN रॉय दिया गया है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद देखिए सब री एग्जाम हुआ था
उसका क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तूर पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार बनी थी। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के तुमलुक में समानांतर सरकार बनी थी, फिर सतारा में जो आपका वहाँ पर बनी थी, और सबसे लंबे समय तक जो है सतारा में ही चली थी यह आपका समानांतर सरकार। तो सतारा यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो आपको याद होगा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। तो इस तरह से देखें, लाला हरदयाल, कांसीराम भी थे उसमें। ठीक है ना, तो 1913 गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? कांग्रेस का शैशव काल जो है किस अवधि को कहा जाता है? 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने जो है बम्बई में इसकी स्थापना किया था, और 1885 से लेकर के 1905 की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शैशव काल कहा जाता है। तो 1885 से 1905 होगा। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? ये पहले ही आपसे मैंने पूछ भी लिया था और बता भी दिया था, 13 अप्रैल 1919 को। अब देखिए 13 अप्रैल कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर सुधार लीजिएगा 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है ना। चलिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? अच्छा, साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। और देखिए 1927 में इसका गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1928 में यह भारत आया था। ठीक है ना, व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है। और 3 फरवरी 1928 को याद रखिएगा। और 1930 में इसने 2 खंडों में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया था। तो 1930 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? ये जो बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ जो आंदोलन था, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और यह 1930 में जो है विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरने देने का प्रस्ताव बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी ने किया था। और इसी आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर देना बंद किया गया था। 1930 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोली की घटना कब हुई थी? सचिवालय गोलीकांड, डेट आपको याद रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बताइएगा। तो यह घटना 11 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 11 अगस्त 1942 को हुई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष बार बार पूछा जाता है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 1885 में जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था इन्होंने। और 1886 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में किया था, दूसरा अधिवेशन था। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये किया था आपका ज्योतिबा फूले ने। ठीक है ना, ज्योतिबा फूले ने किया था दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना। क्लियर ना, याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले ने। और ज्योतिबा फूले ने ही आपको सत्यशोधक समाज की भी स्थापना किया था 1873 में। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने 1884 में किया था, महिला शिक्षा के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि आदि इतिहास और खाली स्थान दिया गया और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो आदि इतिहास और प्रागैतिहासिक, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, हमीदा बानो बेगम खाली स्थान दिया गया है की माँ थी। हमीदा बानो बेगम जो है यह अकबर की माँ का नाम था। ठीक है ना, अकबर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सम्राट अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अकबर बेटा किसका था? तो यह हुमायूं का बेटा था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी?
वही बात है आपका स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुक्ति दिवस दरअसल मनाया कब गया था, तो 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है ना, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया था, जब कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो केंद्र और प्रांतीय सरकार के हिस्सा थे, उन्होंने भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के फैसलों का विरोध करते हुए अपना त्यागपत्र दिया था। तब जो है जो मुस्लिम लीग के द्वारा यह मुक्ति दिवस मनाया गया था, और इस दिवस को मनाने का आह्वान मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? बिहार से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री भी आप कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करिए, इस बार एग्जाम क्वालिफाई करिए, जॉब लीजिए। तो फ्रेंड्स, यह आपको पता है सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ पर मनाया गया था? अच्छा, राखी बंधन दिवस, स्वदेशी आंदोलन, आपको याद होगा कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसी के विरोध में, और बंगाल विभाजन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राखी बंधन को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी बताया था। 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, पूरे बंगाल में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था, और उसी समय बिहार में भी मनाया गया था। कहाँ पर? तो ये दरभंगा में मनाया गया था। दरभंगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? जगह पूछा जा रहा है, तो आपको पता है ये दरअसल महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म स्थान महाराष्ट्र को माना जाता है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? इस निंदा यानी कि ईश्वर की निंदा को, ईश्वर की निंदा को दंडनीय अपराध किसने घोषित किया था? तो फ्रेंड्स, ये औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए एक बार। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आखिरी और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, ठीक है ना। यहाँ पर 23वें तीर्थंकर पूछा गया है। 23वें तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो यह घटना जो है आपको याद होगा दांडी मार्च। दांडी मार्च, ठीक है ना, याद रखिएगा दांडी मार्च, ठीक है ना। 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 1930, अब 12 मार्च से याद रखिएगा डेट, ठीक है ना, 12 मार्च 1930 को। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? बर्मा की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड डॉफरिन के समय में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड डॉफरिन के समय, जिसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसी के समय में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से लेकर के 1888 के दरमियान में, और इसी के समय जो है बर्मा को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और यह ब्रिटिश आधिपत्य से अलग कब हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 को। यहाँ पर देखिए 1948 दिया भी गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? तो इसमें से अगर हम बात करें तो ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर जी दिया गया है। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। तेज बहादुर सप्रू का भी नाम याद रखिएगा। तेज बहादुर सप्रू भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किसने किया था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना। उसी के काल में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। मैकाले, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? एक मिनट, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन भी होगा। देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ किया था? तो यहाँ पर विलियम बेंटिक का नाम दिया गया है, और यहाँ पर मैकाले का भी नाम दिया गया है। तो दरअसल आरंभ किया था तो आदेश विलियम बेंटिक ने ही दिया होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप विलियम बेंटिक के साथ जाइए। मैकाले की अनुशंसा पर जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया था, विलियम बेंटिक ने आरंभ किया था ये। चलिए, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गांधार कला जो है ये किस कला का संयोजन है? तो गांधार कला भारतीय तथा ग्रीक यानी कि इंडो ग्रीक कला का मिश्रण है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इंडो ग्रीक हो जाएगा, यानी कि भारतीय ग्रीक। ठीक है, तो भारतीय ग्रीक बताइए कौन सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जिसमें से कौन सा होगा भारतीय ग्रीक। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। तो देखिए यह इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हिंद यूनानी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। अलीगढ़ में जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, और इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हकीम अजमल खान बने थे। हकीम अजमल खान बने थे। तो ये मेंस का पेपर है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मेंस में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न जो है फर्स्ट इंटर लेवल बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था उनको कवर करा दिया है। इसी प्रकार से मैं आपको सभी सब्जेक्ट को कवर करवाऊंगा। सेशन को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा।